सरकार जिस तरह से साथियों के सहारे चल रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर है, डर बना हुआ है। पहुंच तो गए 240 पे, लेकिन माइंड अभी 350 वाला है। तो क्या इसीलिए चिराग पासवान आजकल खुलकर खेल रहे हैं इंडिया की पिच पर? वो कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नजर आते हैं या खुद को स्थापित करने की भी कोशिश कर रहे हैं वो? ये हमेशा राजनीति में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कोई नेता कोई मुद्दा उठाता है तो वो सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठा रहा होता, वो अपना कद भी उठा रहा होता है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इसको वापस लिया और इसमें रिजर्वेशन की बात कही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बीजेपी का और मोदी सरकार का। ये तो इस देश की पत्रकारिता है। मोदी जी जब यूं चलते हैं तो कहते हैं देखिए क्या शानदार गाड़ी ड्राइव करते हैं, फिर वो आधे रास्ते में यूं मुड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या दिशा बोध है, अरे वाह क्या बात है। नीतीश कुमार पर बार बार लोग उन्हें शक की नज़र से देखते हैं कि चाचा रहेंगे, पलटेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी हार जाती है बुरी तरह से तो आप देखना नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। अगर बीजेपी जीत जाती है तो नीतीश कुमार जी की चाल अलग होगी। क्या आपने कोई सर्वे किया है हरियाणा को लेकर? भविष्यवाणी करने की कोई इच्छा नहीं है। भविष्यवाणी ना मेरी धंधा ना मेरा शौक। देश की सियासी नब्ज समझने वाले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। इनसे बातचीत करेंगे कई करंट मुद्दों पर, इसके साथ साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ जनता के मन में क्या है, जानेंगे इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी सर, पहला सवाल तो यही है कि SC ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वर्डिक्ट दिया है उसके बाद एक घमासान सा मचा हुआ है, भारत बंद तक किया गया, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अलग अलग पाले में हैं। आप इस पे क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी जजमेंट को? मुकेश जी, ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं कि जजमेंट था क्या, हुआ क्या है, और ख़ासतौर पे जिनका अपना डायरेक्ट लेना देना नहीं होता वो दूर से देखते हैं, अच्छा भी पता नहीं किस बात पे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है उन्हें। ये जो जजमेंट है ये इस बारे में है कि SC रिजर्वेशन, फिलहाल हम SC की बात करें क्योंकि पंजाब हरियाणा इस इलाकों के अंदर SC का मामला, ST का मामला यहाँ ज़्यादा है नहीं, कि जो SC की रिजर्वेशन थी उसमें क्या 2 हिस्से किए जा सकते हैं या नहीं। ये शुरू हुआ पंजाब से। पंजाब में सन 1975 में शायद पहली बार उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है उसमें कुछ समाज हैं जो कम पिछड़े हैं, कुछ हैं जो ज़्यादा पिछड़े हैं। पंजाब की मिसाल ले तो वहाँ जो रविदासी समुदाय है वो उसको एजुकेशन थोड़ा सा पहले मिल गई थी दूसरों से, और जो वाल्मीकि समुदाय है, मजबी समुदाय है, वो काफ़ी पीछे रह गया था। तो पंजाब में 75-76 के ज़माने में ही उन्होंने कहा कि ठीक है SC के लिए जितनी रिजर्वेशन है, मान लीजिए 25% है, पंजाब में 28% है, उसका उन्होंने कहा कि आधा हिस्सा हम उनको देंगे जो कि थोड़ा सा आगे हैं, और बाकी आधा जो है पीछे वालों को, बाकी सब लोगों को, बाकियों को, हाँ, जो पीछे रह गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जिन जातियों को आरक्षण में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था उनके लिए दरवाजे खुल गए। पंजाब में उनकी काफ़ी फिर अपॉइंटमेंट हुई, इसके चलते वाल्मीकि समाज को, मजबी समाज को नौकरियां मिली, काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसी फॉर्मूले को हरियाणा में दोहराया गया। हरियाणा में दलबीर सिंह कमीशन बना 1990-92 में, और दलबीर सिंह कमीशन ने कहा कि हाँ इसकी ज़रूरत है। जस्टिस गुरनाम सिंह, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत है हरियाणा के अंदर भी। वो कमीशन आया, हरियाणा ने इसको लागू किया। हरियाणा में एक तरफ जाटव समुदाय है और दूसरी तरफ वाल्मीकि हैं, धानुक हैं और दूसरे समुदाय हैं। तो हरियाणा में भी इसको 2 हिस्से में बांटा गया और कहा गया कि इससे फ़ायदा होगा, और हुआ। लेकिन सन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। ये मामला तब शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आप SC की लिस्ट के अंदर कोई 2 हिस्से नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हो। इस टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने काट दिया। इससे हरियाणा की स्कीम बंद हुई, पंजाब की स्कीम बंद हुई, पूरे देश में बंद हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल तक SC आरक्षण के अंदर जो सबसे दबी हुई कम्युनिटीज थी उनको हिस्सा मिलना लगभग बंद हो गया। उन पे पाबंदी नहीं थी, लेकिन उनको कंपटीशन किनके साथ करना पड़ रहा था? जिनके पास ऑलरेडी एजुकेशन का गैप बढ़ता गया, गैप बढ़ता गया उसके चलते। और तो अब जो फैसला आया है 2024 1 अगस्त का जो फैसला है वो ये है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो वो ये
वर्गीकरण कर सकती हैं। बस इतना फैसला है। यानी कि 20 साल पहले जो पाबंदी लगाई थी, दरवाजा बंद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ताला खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आपको जरूर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो राज्य सरकार अपनी एविडेंस के आधार पर देखे और अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो, इस पर पाबंदी नहीं है। इससे इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि हर राज्य में दलितों के अंदर जो महादलित है, आजकल नया शब्द चल गया महादलित, उसको उसके लिए एक अलग से एक हिस्सा बनाया जा सकता है। हरियाणा में समझ लो 20% है वहाँ पे, तो आप ये क्या कहोगे, हरियाणा की लगभग आधी आबादी है जाटव समाज की, तो आप ये कह दो कि 10-10 हो गया, 20% रिजर्वेशन है, 10-10 में बांट दिया, 10 में समझ लो जाटव और बाकी 10 में बाकी सारे, जो कि आबादी के हिसाब से मोटे तौर पे बराबर हैं दोनों। अब उसमें होगा ये कि जो बाकी समाज पीछे हैं, धानक हैं, वाल्मीकि हैं, सांसी हैं, तमाम समुदाय हैं, उनको ये होगा कि इसमें ये हमारे लिए है और उनके बच्चों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, एजुकेशन कोटा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि ये बहुत अच्छा जजमेंट है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। बस इसमें 2 सावधानी बरतने की ज़रूरत है, 3 सावधानी। पहला तो ये कि ये रैशनल तरीके से हो, एविडेंस बेसिस पे, ये नहीं कि जिस पार्टी का मन करा कि भाई ये तो लोग हमारे को वोट नहीं देते, चलो इनको दूसरी बी कैटेगरी के अंदर डालो, ऐसा ना कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी है। दूसरी सावधानी ये हो कि मान लीजिए आपको एक किसी कैटेगरी में एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ना मिले, अब आप अगर एम्स के अंदर डॉक्टर के लिए करेंगे तो अब आपको